In last chapter, we have studied practice set 1.2, where we have find the unique solution by graphical method. I hope you all have done your homeworks. So we have seen in 1.1 we have seen substitution method and elimination method. In 1.2 we have seen graphical method. Now in practice set 1.3, next we are going to study. But before that, just you have to revise something. One graph is given here. Two simultaneous equations are given here. X plus 2y is equal to 4 and 3x plus 6y is equal to 12. These simultaneous equations are given, and even the order pairs of these simultaneous equations are also given. मतलब इनके order pair भी यहाँ पे दिए, x and y की different values are also given. Now if we plot a graph of these two equations, just the graph is given in the textbook. अगर आप textbook देख रहे हो तो textbook में ये graph दिया हुआ है. यहाँ पे देख सकते हो ये ग्राफ, यहाँ पे ये पूरे पॉइंट्स यहाँ पे प्लॉट किए हुए. विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, जैसे -2 and 3, -2 and 3, दिस इज योर पॉइंट. देन 0 and 2, 0 2, x की वैल्यू x 0 है, y 2 है. देन 2 and 1, जहाँ पे देखना है ये 2 है x एंड ये y 1 है. ये 3 पॉइंट्स हो गए हैं इस इक्वेशन के. नेक्स्ट इक्वेशन के लिए जो पॉइंट्स हैं -4 एंड +4. यहाँ पे हम -4 देखेंगे x के लिए एंड +4 y का. ये पॉइंट ये हो गया. उसके बाद है 1 एंड 1.5. यहाँ पे 1 एंड 1.5 एंड 8 एंड -2. दिस इज 8 8 x का है एंड -2 y का है, y एक्सिस का है. तो ऐसे यहाँ पे पॉइंट्स मिले. अगर हम इस पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, इफ वी ज्वाइन this, we'll get a straight line. Now in previous practice set we have seen that after intersecting two lines, we are getting two different straight lines for two equations. दोनों equations के लिए हमें दो अलग अलग लाइन्स मिल रही है एंड वी आर फाइंडिंग द यूनिक सोल्यूशन बाय जहाँ पे वो इंटरसेक्ट होती है, जिस पॉइंट पे वो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट होती है वो उसका यूनिक सॉल्यूशन था. बट हियर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये दोनों इक्वेशंस के वैल्यूज यहाँ पे पुट करने के बाद हमें यहाँ पे या पॉइंट्स लेने के बाद ग्राफ पे यहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन मिल रही है. नाउ ये स्ट्रेट लाइन दोनों के लिए है, ये दोनों की स्ट्रेट लाइन एक ही है, तो इसका यूनिक सोल्यूशन क्या हो सकता है? कैन यू जस्ट थिंक ओवर इट. आपको सोचना है कि दोनों इक्वेशन की एक ही लाइन है, इसका मतलब क्या हो सकता है. टू फाइंड दैट यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए जिसके आंसर आपको ढूंढने. जैसे यहाँ पे मतलब मैं बता रही हूँ आपको. क्वेश्चन फर्स्ट है, आर द ग्राफ्स ऑफ बोथ द इक्वेशंस डिफरेंट और सेम. दोनों ग्राफ्स ये दोनों भी ग्राफ्स इक्वेशंस के, दोनों इक्वेशंस के डिफरेंट है या सेम है. तो यहाँ पे ये सेम है, ये ग्राफ के आंसर क्या आएगा? सेम है. सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द सॉल्यूशन ऑफ द टू इक्वेशंस x plus 2y is equal to 4 and 3x plus 6y is equal to 12. दोनों का सोल्यूशन क्या है एंड हाउ मेनी सोल्यूशंस आर पॉसिबल. नाउ यू टेल मी, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? अगर आप देखोगे तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर इंटरसेक्ट हो रही है, दैट मीन्स ऑल दीज आर द सोल्यूशंस. ये सभी उसके सोल्यूशन है. ऐसे कितने सोल्यूशंस हो सकते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मेनी सोल्यूशंस आर पॉसिबल. देयर आर इनफाइनाइट सोल्यूशंस. इफ यू विल फाइंड, यहाँ पे इस पूरे स्ट्रेट लाइन पे बहुत सारे सॉल्यूशंस यहाँ पे हमें यूनिक मिलेंगे. इसके पहले हमने देखे थे यूनिक सॉल्यूशंस डिफरेंट, जिसमें हमें सिर्फ एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता था, इसीलिए हमने उसको यूनिक बोला था. लेकिन यहाँ पे हम उसे यूनिक नहीं बोलेंगे क्योंकि बहुत सारे सॉल्यूशंस हमें यहाँ पे मिलने वाले हैं. सो दैट मीन्स द आंसर इज इनफाइनाइट solutions are possible. Now next question, third, that is what are the relations between coefficients of x, coefficients of y and constant terms in both the equation. दोनों इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट इज इक्वल टू के बाद जो टर्म दी है वो कांस्टेंट है, उनका रिलेशन क्या है? अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऑब्जर्व करोगे, आई एम राइटिंग हियर, दोनों इक्वेशंस आप यहाँ पे ऑब्जर्व लिखोगे अगर, तो यहाँ पे हमें उसके कोएफिशिएंट उसके साइड में आपको लिखना है. जैसे यहाँ पे मैं इक्वेशन लिखे है दोनों, जिसमें x का कोएफिशिएंट इस इक्वेशन 1 में x का कोएफिशिएंट है 1, y का कोएफिशिएंट क्या है 2 एंड कांस्टेंट दिया है 4. दूसरे इक्वेशन में, ये इक्वेशन दूसरा है जिसमें x का कोएफिशिएंट है 3, y का दिया है 6 एंड कांस्टेंट दिया है 12.
अगर इन नंबर्स के बीच में रिलेशन क्या है, ये क्वेश्चन पूछा है। अगर आप यहाँ पे रिलेशन देखोगे तो यहाँ पे इसका रेशियो अगर हमें देना लिखना है दोनों इक्वेशन के x के कोएफिशिएंट का रेशियो, तो यहाँ पे 1:2 आएगा, 1:3 आएगा, सॉरी 1:3 आएगा। इसमें भी अगर आप देखोगे 2:6, इसका मतलब क्या होता है रेशियो में 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, ये भी रेशियो यहाँ पे 1:3 आ रहा है। आफ्टर दैट 4:12, 4:12 मतलब 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 1:3 again the ratio, that means the three of the ratios of coefficient of x, coefficient of y and that of constant is similar। तो ये उसका रिलेशन है कि ये सभी का इक्वेशन। अब अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन में, एक्चुअली दे आर नॉट डिफरेंट इक्वेशन, ये दोनों भी सिमिलर इक्वेशन है। अब कैसे सिमिलर इक्वेशन है? इफ यू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन, अगर आप इस इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन 1 को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 3x प्लस 3 2 जा 6y, 3 4 जा 12, यू आर गेटिंग दिस सेम इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन मिल रही है, इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन एक्चुअली सिमिलर है। जैसे आपने इसके पहले हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये टर्म की थी, अगर आपको याद है, उसमें भी सेम रहते हैं। अगर रेशियो सेम आ रहा है तो वो दोनों सेम है, इसीलिए इसके आंसर्स भी ऐसे आ रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट है व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ व्हेन टू इक्वेशंस आर गिवन बट द ग्राफ इज ओनली वन लाइन। आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो जब दोनों इक्वेशंस आपको दिए गए हैं और उसका ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है, तो क्या उसका ये हो सकता है, इसका कंक्लूजन ये है कि वी आर गेटिंग इनफाइनाइट सॉल्यूशन। We are not getting only single solution, but we are getting infinite solution when the graph is one single line for two equation. Okay, so this is about this graph and the explanation. Now आपके दिमाग में आया होगा कि ये ग्राफिकल हमने किया है इसके पहले, तो अभी ये वापस क्यों है, ये आपको पता चलेगा क्योंकि हम इसके नेक्स्ट जो पेज पे अगर आप जाओगे यहाँ पे, तो हमें एक दूसरा पार्ट सीखना है, मेथड सीखनी है। बट उसके पहले यहाँ पे एक दिया है क्वेश्चन जो आपको घर में होमवर्क करना है। नाउ लेट अस कंसीडर अनदर एग्जांपल जिसमें दोनों इक्वेशंस दिए, दो अलग अलग इक्वेशन दिए, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 12। ये दोनों इक्वेशन दिए एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑन द सेम कोऑर्डिनेट प्लेन एंड ऑब्जर्व इट। अब ये ग्राफ जब आप निकालने के लिए जाओगे, यू विल फाइंड कि ये ग्राफ एक्चुअली यहाँ पे पैरेलल लाइंस में आता है। अब फाइंड आउट करना है आपको घर में, ये दोनों पैरेलल लाइंस मिलते हैं यहाँ पे। इसका मतलब इनके बीच में कांस्टेंट टर्म, मतलब इससे इन्फरेंस क्या निकल सकता है ये पूछा है। थिंक ऑफ द रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट्स ऑफ x, कोएफिशिएंट्स ऑफ y एंड द कांस्टेंट टर्म एंड ड्रॉ द इन्फरेंस। अब इसमें इन्फरेंस ये है कि द ग्राफ इज एक्चुअली पैरेलल लाइन। जैसे यहाँ पे हमें एक स्ट्रेट लाइन दोनों इक्वेशन की मिली थी, लेकिन यहाँ पे दोनों अलग अलग इक्वेशन के हमें पैरेलल लाइंस मिल रहे हैं। दैट मीन्स दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग, वो इंटरसेक्ट भी नहीं हो रहे एंड वो एक सिंगल लाइन भी नहीं है। अगर वो इंटरसेक्ट नहीं हो रहे, पैरेलल है, इसका मतलब क्या है, उसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। दे हैव नो कॉमन सोल्यूशन, उनके बीच में कोई भी कॉमन सोल्यूशन नहीं है, इसीलिए वो पैरेलल लाइन है। ये आपको घर में होमवर्क करना है, तभी आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसे करना है। ओके, दैट ग्राफिकल मेथड का जो एग्जांपल है उससे ये नेक्स्ट पार्ट रिलेटेड है। अब ये आगे जो हम मेथड देखने वाले हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, उसके लिए सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट ये कंसेप्ट जानना है। नाउ व्हाट इज मीन बाय डिटर्मिनेंट, यहाँ पे एक मैंने कुछ लिखा है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ लाइन्स दिखेंगे, टू वर्टिकल लाइन्स आर देयर एंड सम ABCD लेटर्स आर रिटन हियर। सच कंस्ट्रक्शन, जो ऐसी कंस्ट्रक्शन है उसे इज अ डिटर्मिनेंट, उसे डिटर्मिनेंट बोलते हैं, जहाँ पे हमने ABCD ये सीक्वेंस में लिखा है। ओके, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे AB ये एक लाइन में है एंड CD, दैट मीन्स AB एंड CD आर रोज, उसे हम बोलेंगे रोज। और ये हॉरिजेंटल है इसीलिए उसे बोलते हैं रोज। वर्टिकल में आप देखोगे AC एंड BD दे आर कॉलम्स। जो वर्टिकली अरेंज्ड लेटर्स है उसे हम बोलेंगे कॉलम्स, और जो हॉरिजेंटली अरेंज है उसे हम बोलेंगे रोज। नाउ अब ये डिटर्मिनेंट क्या है, यहाँ पे कुछ नंबर्स होंगे। ओके, ये तो जनरल फॉर्मूला इसीलिए ABCD दिया है।
इसकी प्लेस में नंबर्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे अगर वो नंबर्स है तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब। तो ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, मतलब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना। वैल्यू फाइंड आउट करना मीन्स डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर विच गेट्स बाय मल्टीप्लाइंग दीज, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस लेटर्स। ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, जैसे ए का डी के साथ मल्टीप्लीकेशन और बी का सी के साथ, सिर्फ इतना मल्टीप्लाई नहीं करना है, बट वी हैव टू सबट्रैक्ट दैट मल्टीप्लीकेशन। दैट्स व्हाई इट इज रिटन दैट ए डी माइनस बी सी, मतलब ए डी का मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू डी करना है, जो भी वैल्यू रहेगी, माइनस बी इंटू सी करना है, तो यहाँ पे बी इंटू सी। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, मतलब उसे डिटर्मिनेंट का नंबर बोलेंगे हम। तो जैसे यहाँ पे दिया एग्जाम्पल में आपको दिखाया कि कैसे आता है ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। सो ए डी माइनस बी सी इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट A, B, C, D. Now, these determinants are denoted by capital letters like A, B, C, D. Any letter, जैसे हमने सेट्स में लेटर लिखे थे, डू यू रिमेम्बर द लेटर्स ऑफ द सेट्स? जैसे सेट्स के लिए भी हमने कैपिटल लेटर्स दिए थे, ऐसे ही यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स डिनोट करने के लिए हम कैपिटल लेटर्स यूज करेंगे। A, B, C, D, एनी यू कैन यूज। तो यहाँ पे इन्यूमरेबल जितने भी डिटर्मिनेंट्स आएंगे हम उसे ऐसे नेम देंगे। ये है उसका जनरल, ये जनरल फॉर्मूला है टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व द एग्जांपल्स। हम इसके एग्जांपल्स देखने वाले हैं कि इंस्टेड ऑफ दिस लेटर्स इफ नंबर्स आर गिवन देन हाउ टू कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट। ओके, आई रब दिस एंड राइट दैट एग्जांपल्स। Go. So I have written here examples. Find the values of the following determinants. हमने जनरल फॉर्मूला अभी देखा है, अकॉर्डिंग टू दैट अब यहाँ पे वैल्यूज दिए हैं और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हम लेंगे जिसमें दिया है a इज इक्वल टू 5, 3, 7, 9 लाइक दिस इज गिवन। जैसे अब अगर आपको याद है a b c d ऐसे था, ये आपको ध्यान में रखना है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे यहाँ पे a इज इक्वल टू, ब्रैकेट के अंदर में लिख रही हूँ 5 मल्टीप्लाइड बाय 9 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 7, ओके, a इंटू डी माइनस b इंटू सी, ओके, ये है 5 9 जा 45 माइनस 3 7 जा 21। 45 में से 21 गए, कितने रह गए? 24. So the determinant or the value of this determinant is equal to 24. ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन है। दूसरे आंसर पे हम जाएंगे अब, जहाँ पे हमें दिया है, यहाँ पे कुछ -8, 2, -3, 4 ऐसे वैल्यूज दिए, वही हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। n इज इक्वल टू इंटू ब्रैकेट -8 मल्टीप्लाइड बाय, क्रॉस में करना है ये ध्यान में रखो, मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस -3 मल्टीप्लाइड बाय 2, ओके, ये माइनस उसका है और ये माइनस इसका साइन है निगेटिव, ये ध्यान में रखना है। देन 8 4 जा 32 और ये निगेटिव आएगा, -32 माइनस, पहले मैं लिख रही हूँ यहाँ पे और ब्रैकेट में उसका आंसर, बाद में हम उस साइन को चेंज करेंगे। 3 2 जा 6 -6 आता है ये, ओके। अब यहाँ पे ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, -32 प्लस 6, एक माइनस है और एक प्लस है, मतलब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे। 32 में से 6 गए, कितने रह गए? 26, और यहाँ पे बड़े नंबर का साइन जाएगा, दैट इज निगेटिव, मतलब 32 का साइन जाएगा, 32 सॉरी -26, ये आंसर आएगा। अब तीसरा यहाँ पे सम दिया है, अब इस सम को देखने के बाद कुछ रूट यहाँ पे आए हैं। अब रूट देखने के बाद कुछ टेंशन की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सेम करना है, करते जाना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2√3 मल्टीप्लाइड बाय 3√3 माइनस 9 इंटू 2, ओके, ये ऐसे आएगा। अब यहाँ पे 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 एंड √3 इंटू √3, आपको अगर याद है √3 मल्टीप्लाइड बाय √3, दोनों रूट अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो उसका रूट साइन चेंज होता है। 9th स्टैंडर्ड में सर्स ये चैप्टर में हमने ये सीखा है, याद अगर आपको होगा। तो √3 का स्क्वायर मतलब √3 मल्टीप्लाइड बाय √3, जैसे यहाँ पे अगर आप देखो √3 मल्टीप्लाइड बाय √3, ये √3 का स्क्वायर हो जाता है, तो यहाँ पे ये उसका रूट साइन निकल जाता है और सिर्फ 3 लिखना है आपको, एज इट इज वही नंबर को लिखना है, दैट मीन्स 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड माइनस 9 2 जा
18, ये हमारा सिंपल है। 6 3 सा 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई है। तो यहाँ पे ऐसे नंबर्स को रूट वगैरह साइन को देख के आपको कुछ टेंशन की बात नहीं है। यू हैव टू फॉलो दैट फॉर्मूला ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड देन सबट्रैक्शन ऑफ दैट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, दीज आर द एग्जाम्पल्स गिवन इन द टेक्स्ट बुक। नेक्स्ट पार्ट हमें सीखना है इसी का। अब ये तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकालना है। अब नेक्स्ट हमें सीखना है डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट मेथड को एक दूसरा नाम भी दिया है, दैट इज क्रेमर्स रूल। उसे एक नाम दिया है क्रेमर्स रूल। अब ये क्रेमर्स रूल क्या है? क्रेमर ये साइंटिस्ट मैथमेटिशियन है ग्रेट, जिन्होंने ये डिटर्मिनेंट मेथड को फाइंड आउट किया है। अब ये डिटर्मिनेंट मेथड्स का यूज ये है कि अगर आप साइमल्टेनियस इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज करोगे डिटर्मिनेंट मेथड का या क्रेमर्स रूल का, तो आपको उसमें आपका टाइम भी बचेगा और स्पेस भी बचेगी और आपकी वैल्यू जल्दी मिलेगी। यही उसका एक मोटो था। तो ये भी मेथड अब कैसे है ये हम आगे सीखने वाले हैं। इसके लिए हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी दोनों इक्वेशंस की। दो इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम साइमल्टेनियस इक्वेशन सीख रहे हैं, तो हमें यहाँ पे इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। तो हम एक जनरल इक्वेशंस लेते हैं। जैसे हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन का फॉर्मेट क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। या अब हम इसे ऐसे फॉर्म में लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ये एक्चुअली फॉर्मेट है। तो इस फॉर्मेट में हम हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन लिखेंगे। हमने इसके पहले के ये लिखे हैं, बट हमें यहाँ पे दो साइमल्टेनियस इक्वेशन चाहिए अलग अलग। तो अगर हम जनरल फॉर्मूला सीख रहे हैं तो हमें यहाँ पे एक्स और वाई तो चेंज नहीं होने वाला, ये दोनों वेरिएबल फिक्स है। और यहाँ पे जो भी कांस्टेंट आएगा ए बी सी, ये दोनों भी हमारे क्या है? कोएफिशिएंट्स है, वो कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर हमें दो इक्वेशन लेने तो हम यहाँ पे एक पहले को बोलेंगे a1 और इसे बोलेंगे b1 एंड उसे बोलेंगे c1। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, ये हमारा होगा फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरा हम लेंगे a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ये हमारा दूसरा इक्वेशन होगा। ऐसे दो इक्वेशंस की हमें जरूरत पड़ने वाली है। ओके, तो ये दोनों इक्वेशंस हमने लिखे हैं जहां पे a1 b1 एंड c1 एंड a2 b2 एंड c2, ऑल दीज आर कोएफिशिएंट्स और दे आर रियल नंबर्स। ये सभी जितने भी हैं ये कोएफिशिएंट रियल नंबर्स के हैं, जिसमें a1 इंटू b2 क्रॉस में अगर आप देखोगे a1 इंटू b2 माइनस b1 इन a2 इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब इनका आंसर अगर आप निकालोगे डिटर्मिनेंट्स इसके पकड़ के, तो यहाँ पे ये 0 के इक्वल नहीं है। ओके, 0 नहीं होने चाहिए। अब हम नेक्स्ट सीखने वाले हैं कि इसी के ऊपर हम प्रोसेस करके जनरल फॉर्मूला कैलकुलेट करने वाले। आई हैव टू रब दिस। सो आई हैव रिटन हियर दैट इक्वेशन जो अभी हमने यहाँ पे देखे थे, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, ये हमारा इक्वेशन 1 होगा। एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ये हमारा इक्वेशन 2 होगा। ये दोनों इक्वेशन हमें मिल गए हैं। अब इक्वेशन को हमें जनरल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है डिटर्मिनेंट मेथड के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई b2। फर्स्ट इक्वेशन को आपको b2 से मल्टीप्लाई करना है। इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करो यहाँ पे, और डायरेक्टली हम लिखेंगे यहाँ पे सिर्फ b2 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब ये सभी नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा a1 b2 x। डू यू अंडरस्टैंड? यहाँ पे b2 से मल्टीप्लाई किया है, प्लस b1 b2 y इज इक्वल टू c1 b2, ये ऐसे आएगा जहाँ पे तीनों नंबर्स पे हमने यहाँ पे ये b2 से मल्टीप्लाई किया है। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे तो इसे हम इक्वेशन 3 बोलेंगे। यहाँ पे हम बोलेंगे इसे इक्वेशन 3 नंबर देंगे। अब नेक्स्ट हम करेंगे नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय b1। अभी हमने b2 से मल्टीप्लाई किया था, अब यहाँ पे हम b1 से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे इक्वेशन को। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा, डायरेक्टली लिख रही हूं मैं, a2 b1 x प्लस b2
B1 y इज इक्वल टू C2 B1, इसे हम बोलेंगे इक्वेशन 4। अब आपको यहाँ पे ये इक्वेशंस क्यों किए, ये क्वेश्चन दिमाग में आया होगा कि ये मल्टीप्लिकेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे एक्चुअली फॉलो कर रहे हैं इलिमिनेशन मेथड। हमें इसमें से x या y दोनों में से एक को इलिमिनेट करना है, इसीलिए हमने यहाँ पे ऐसा मल्टीप्लिकेशन किया है। अब जिससे हमें दो अलग इक्वेशन मिले, अब इस दोनों इक्वेशन को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 4 का सब्ट्रैक्शन करना है। हम लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन 3 a1b2x प्लस b1b2y इज इक्वल टू c1b2, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। फोर्थ इक्वेशन है a2b1x प्लस b2b1y इज इक्वल टू c2b1। ओके, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन देना है, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट है इसका मतलब सभी यहाँ पे साइंस चेंज होने वाले हैं। यहाँ पे ये प्लस है ये माइनस होगा, ये प्लस है ये माइनस होगा, और यहाँ पे भी प्लस है जो लिखते नहीं है हम, वो भी माइनस होगा। ओके, अब सभी ये माइनस हो गए। अब जबकि ये माइनस हो गए, हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x कॉमन है, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि वेरिएबल कॉमन है, तो हम उसे ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। पहले हम ये लिख के लेते हैं a1b2 माइनस a2b1 x, ये लिखा है। अब यहाँ पे देखो कि ये दोनों सिमिलर है, b1 b2 ये चेंज हुआ है लेकिन फिर भी ये सिमिलर है, b1 b2 y और ये भी b1 b2 y है। इसका मतलब ये कैंसिल हो गया और ये यहाँ पे हमारा y एलिमिनेट हो गया। एंड देन विल राइट हियर c1 b2 माइनस c2 b1, ये हमें मिला है। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है ना, तो इससे हम दूसरे साइड में जाएंगे। यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे ये अगर दूसरे साइड जाएगा तो ये क्या होगा, डिवाइड होगा। तो हमें नेक्स्ट मिलेगा x इज इक्वल टू c1b2 माइनस c2b1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। अब ये यहाँ पे हमें मिला है x। अब इस x को हम लिखने वाले, नंबर देने वाले आगे का, जैसे यहाँ पे x की वैल्यू मिली है तो यहाँ पे हम x को बोलेंगे नंबर 5, तो यहाँ पे 4 लिखा था, अब ये हमें मिला है नंबर 5 का मिला है। ऐसे ही सिमिलर वे में हमें y की वैल्यू निकालनी है। अब y की वैल्यू निकालनी कैसी है, एक्चुअली टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट दिया है कि y की वैल्यू क्या है, तो मैं यहाँ पे y की वैल्यू लिख रही हूँ, जो टेक्स्ट बुक में दी हुई है वही वैल्यू हम लिखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ये वैल्यू आती कैसे है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a1c2 माइनस a2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1, और इसे नंबर दिया है 6, ये नंबर दिया है 6। अब आपको लग रहा होगा कि ये वैल्यू आई कैसे है। अगर हमें देखना है तो हमें कि रफ में यहाँ पे देखेंगे करके कि ये y की वैल्यू आती कैसे है। इसके लिए हमें x की वैल्यू पता चल गई है। नाउ ये x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में अगर सब्सटीट्यूट करते हैं तो देखते हैं हमें y की वैल्यू मिलती है या नहीं। सो वी हियर विल राइट इक्वेशन 1, हम वापस लिखते हैं यहाँ पे a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, और उसमें अब हम x की ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। अब इतना भी क्रिटिकल नहीं है, अगर आप सॉल्व करोगे तो समझ में आएगा। a1 लिखा है और ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में है, तो हम इसे ब्रैकेट में लिखेंगे c1b2 माइनस c2b1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1, ये हो गया। ओके, आफ्टर दैट प्लस b1y इज इक्वल टू c1। ओके, तो यहाँ पे ये वैल्यू सब्सटीट्यूट की है। अब हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, जिससे हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे a1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है ये देखना है हमें। अदरवाइज ओके, हम पहले ये मल्टीप्लिकेशन करके लेते हैं, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है तो हम सिर्फ न्यूमरेटर को ही मल्टीप्लाई होगा ये, तो यहाँ पे आएगा ये a1 c1 b2 माइनस a1 c2
B1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1 प्लस B1y इज इक्वल टू C1। ओके, यहाँ पे अब हम देखेंगे, जस्ट अ मिनट, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं यहाँ पे तो क्योंकि इसके नीचे 1 है, अगर ऐसे अज्यूम किया इसके नीचे 1 है और यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या वैल्यूज मिलेंगे, A1 C1 B2 माइनस A1 C2 B1 अपॉन इससे मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे y को वही रख रही हूँ, ओके, B1y और ब्रैकेट के अंदर ही लिखती हूँ मैं A1 B2 माइनस A2 B1 इज इक्वल टू C1। क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए एक्चुअली y की, तो हम y को और C1 को रिप्लेस करेंगे। हम रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि पहले ही हम कर सकते थे। यहाँ पे अगर हम y इस साइड लेके जाते हैं और C1 को साइमल्टेनियस सेम टाइम पे लाते हैं तो यहाँ पे ये C1 आ सकता है, वो हमने किया नहीं है, अभी हम करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख रही हूँ A1 C1 B2 माइनस A1 C2 B1 अपॉन, मैं यहाँ पे C1 को ला रही हूँ B1 C1 इंटू ब्रैकेट A1 B2 माइनस A2 B1 इज इक्वल टू y। ओके, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है, लेकिन उसके पहले हम कुछ देखते हैं थोड़ा कि यहाँ पे कॉमन कुछ निकलता है क्या, हमें देखना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो A1 हमें दिख रहा है कि वो कॉमन है, तो यहाँ पे हम A1 को कॉमन निकालते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर रहेगा C1 B2 माइनस C2 B1, ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे एज इट इज, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं निकलने वाला है। A1 B2 माइनस यहाँ पे go ओके स्टूडेंट्स, एक्चुअली वी वर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ y, बट मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे यूज करके इस फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू पुट की थी, लेकिन मैंने उसे करने के बाद नज़र आया कि वो थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है, इसीलिए मैंने चेंज किया पैटर्न। और अब मैंने जो मेथड हमने इसके लिए यूज़ किए सेम मैं इसी के लिए यूज़ कर रही हूँ। जैसे x के लिए x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 को B2 से मल्टीप्लाई किया था एंड देन और इक्वेशन 4 को हमने B1 से मल्टीप्लाई किया था, 2 को हमने B1 से मल्टीप्लाई किया था। सेम यहाँ पे करना है आपको, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 को A2 से मल्टीप्लाई करना है। पहले हमने B2 से किया था, अब हम A2 से करेंगे। A2 से करने के बाद यहाँ पे आएगा A1 A2x प्लस B1 A2y इज इक्वल टू C1 A2। इसे अब हम इस नंबरिंग में शामिल नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे आगे का पार्ट भी हमें बहुत करना है, इसके लिए हमें 6 के आगे के नंबर देने, इसलिए मैं इस सम को इस इक्वेशन को m दे रही हूँ नाम। देन मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 को A1 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आएगा A2 A1x, आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो और यहाँ पे भी देखो B2 A1y इज इक्वल टू C2 A1 और इसे हमने दिया है n। अब हम सब्ट्रैक्ट m एंड n, जैसे यहाँ पे 3 and 4 का सब्ट्रैक्शन किया था, ऐसे m एंड n का सब्ट्रैक्शन करेंगे। इसके लिए लिखेंगे A1 A2x प्लस B1 A2y इज इक्वल टू C1 A2 माइनस A2 A1x प्लस B2 A1y इज इक्वल टू C2 A1। अब सब्ट्रैक्शन में साइंस चेंज होने वाले, ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा और ये माइनस, तीनों जगह पे। और यहाँ पे आप देखो कि ये सिमिलर है A1 A2x, ये दोनों, तो ये कैंसिल हो गए, बचा क्या है B1 A2y एंड दिस वन। तो y को हम कॉमन निकालेंगे और अभी जैसे इस यहाँ पे हमने किया था सेम यहाँ पे करना है, B1 A2 माइनस B2 A1 ब्रैकेट के बाहर y लिखेंगे इज इक्वल टू C1 A2 माइनस C2 A1। अब मैंने ये लिख के लिया क्योंकि मैंने पहले लिखा उसके बाद देखा कि आंसर आ रहा है, तो इसके बाद वापस मैंने रब नहीं किया उसे, इसीलिए आप यहाँ पे देख लो या तो स्क्रीनशॉट निकाल लो इसका। देन आफ्टर दैट ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पे दूसरे साइड जाएगा तो ये डिवाइड होगा, y इज इक्वल टू C1 A2 माइनस C2 A1
डिवाइडेड बाय B1 A2 माइनस ए। अब इसे हमें कंपेयर करना है इसके साथ। अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये थोड़ा सा उल्टा आ गया है, दूसरे साइड गया है। मतलब ये जो यहाँ पे A1 C2 है ये यहाँ पे गया है एंड A2 C1 यहाँ पे आया है। और सेम केस विद A1 B2 है जो यहाँ पे गया है एंड A2 B1 यहाँ पे है। अब इसके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन है, क्योंकि अगर हम इसे मल्टीप्लाई साइन निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब हम पोजीशन चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद निगेटिव साइन से ये उल्टा हो जाएगा, मतलब ये हम इस साइड ले सकते हैं, तो ये दोनों निगेटिव जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगे और ये जो पॉजिटिव है ये निगेटिव हो जाएंगे। ये हम कर सकते हैं डिवीजन के लिए। सो दैट्स व्हाई अब फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी सिमिलर y की वैल्यू आ गई है। तो ये जो फॉर्मूला है ये टेक्स्ट बुक में एक्चुअली दिया नहीं है कि y की वैल्यू निकालनी कैसे। आपको निकालनी है तो मतलब आपको ये एक्चुअली करना ही नहीं है, क्योंकि इसके बाद हम आगे जो कर रहे हैं ये सब कुछ चीजें, इसमें हमें जनरल फॉर्मूला तैयार करना है। तो पहले आपको ये लिखना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, बिकॉज आई एम गोइंग टू रब दिस। ओके, यहाँ पे x की वैल्यू है ये C1B2 माइनस C2B1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1, और y लिखेंगे हम यहाँ पे y इज इक्वल टू A1C2 माइनस A2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। ये दोनों को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये नजर आएगा यहाँ पे कि ये इसके डिनोमिनेटर सिमिलर है। कैन यू सी दैट A1B2 माइनस A2B1, ये दोनों के डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर पार्ट इज डिफरेंट। मतलब ये x का न्यूमरेटर पार्ट है और ये y का न्यूमरेटर पार्ट है, बट दोनों का भी डिनोमिनेटर सेम है। ओके, अब तो इसका मतलब हमारे पास सिर्फ तीन चीजें हैं। अगर हम इन तीन नंबर्स को देखेंगे तो ये एक डिटर्मिनेंट है। आप इसे ऑब्जर्व करो, पहले मैं ये लिखती हूँ सपोज, और या ये लिखना है जो कि कॉमन है। मैं पहले ये लिखूंगी, जो कॉमन है वो लिखते हैं हम, जैसे कि A1B2 माइनस A2B1, ये एक है, ये एक डिटर्मिनेंट है। ये अगर डिटर्मिनेंट होता तो ये कैसे होता, जस्ट सी, अगर ये डिटर्मिनेंट है तो ये कैसा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मतलब यहाँ पे क्या है, A1 A2 B1 B2 ऐसे लिखा है ये। जस्ट सी, A1 इंटू B2 A2 इंटू B2, इज इट डिटर्मिनेंट? देन नेक्स्ट सी, हम दूसरा लिखेंगे यहाँ पे C1B2 माइनस C2B1 इज इक्वल टू, थोड़ा नीचे लिखती हूँ मैं क्योंकि हमें डिटर्मिनेंट में लिखाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे C1B2 माइनस C2B1 इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट फॉर्म में ये है C1 अपॉन, यहाँ पे C1 है इसीलिए C1, यहाँ पे C2 एंड B1 B2। ओके, ये इसके लिए हुआ। अब तीसरा हमारा एक फॉर्म हमें मिला है, दैट इज A1B2 सॉरी A1C2 है वो, ये वाला लिखना है न्यूमरेटर, A1C2 माइनस A2C1, और ये अगर हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं तो A1 अपॉन A1 A2 एंड C1 C2 ये मिलता है। आप जरा देखो, क्रॉस में मल्टीप्लाई करके यही आता है डिटर्मिनेंट आप करोगे तो यहाँ पे ये तीन अलग अलग चीजें हमें मिल गई है, लेकिन ये जो है ये कांस्टेंट है, दोनों के लिए सिमिलर है, तो ये कांस्टेंट है। ये जो हमें मिला है ये x का न्यूमरेटर है, तो ये x की वैल्यू बताएगा और ये हमें y की वैल्यू बताएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने तीनों लिखे हैं। अब ये तीनों डिटर्मिनेंट जो है हम इसमें पुट करने हैं आपको, जैसे कि टेक्स्ट बुक में दिया है। हम लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्टली x इज इक्वल टू, इसका डिटर्मिनेंट लिखते हैं, कौन सा इसका डिटर्मिनेंट, दिस वन। यहाँ पे लिखेंगे हम C1 C2 B1 B2, ओके, अपॉन है ना, और नीचे कौन सा दिया गया है, दिस वन, A1 A2, ए है ये A1 A2 एंड B1 B2। ओके, ये x के लिए हो गया। अब ऐसे ही सिमिलर वे में y का भी लिखना है आपको। अब यहाँ पे x का मैंने ये लिखा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हम इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ ये और उसके सामने ये लिखा है, तो मैं डायरेक्ट लिखा है मैंने अभी यहाँ पे। नेक्स्ट y का लिखिए, y के लिए भी सिमिलर है, जैसे ये कहाँ पे दिया है, हियर, इसका डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे A1 A2 एंड C1 C2 अपॉन इसका
डिनोमिनेटर सेम है तो वही पोर्शन आएगा A1 A2 B1 B2। ओके, ये x एंड y की हमें यहाँ पे वैल्यूज मिल गए। अब हमें इसे ध्यान में रखना है, इसीलिए हम उसे डिनोट करेंगे d से। स्टार्ट। ये x एंड y की वैल्यू यहाँ पे मिल गए हैं। अब इसे हम करने वाले हैं टू रिमेम्बर, लेट अस डिनोट d। अब हम इसे फॉर्मूला तैयार करने वाले, तो यहाँ पे हम लिखेंगे d, कैपिटल D एक डिटर्मिनेंट दिखाएंगे जिसे हम d बोलेंगे। ये जो कॉमन है डिनोमिनेटर वाला ये, इसे हम बोलते हैं d। दैट मीन्स d इज इक्वल टू A1 A2 B1 B2, इसे हम बोलेंगे d। दूसरा हम लेंगे dx, जहां पे हमें x की वैल्यू है। अब न्यूमरेटर से डिफरेंशिएट हो रहा है, ये मैंने पहले ही बताया कि ये न्यूमरेटर से डिफरेंशिएट हो रहा है x एंड y। उसका डिनोमिनेटर सेम है लेकिन न्यूमरेटर अलग है, तो यहाँ पे x का न्यूमरेटर ये है तो इसे हम dx बोलेंगे। तो ये एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे C1 C2 B1 B2। ओके, एंड dy करेंगे, dy जहाँ पे इसका न्यूमरेटर है, मतलब A1 A2 C1 C2। ओके, ये तीनों भी अब हमारे डिनोट किए हमने d dx एंड dy से। यही हमारा जनरल फॉर्मूला का है एक्चुअली, क्योंकि ये सभी चीजें हमें सिर्फ इसी के आधार पर यूज करनी है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे x क्या आएगा, x क्या आएगा इसके अकॉर्डिंग बताओ। x क्या आएगा, C1 C2 B1 B2, कहाँ पे है C1 C2 B1 B2, मतलब dx। ओके, dx लिखेंगे अपॉन A1 A2 B1 B2। A1 A2 B1 B2 क्या डिनोट कर रहा है, d डिनोट कर रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे d, मतलब x हमें मिला है, x इज इक्वल टू dx अपॉन d। ऐसे ही हम लिखेंगे y के लिए हम लिखना है, y का यहाँ पे क्या है A1 A2 C1 C2, A1 A2 C1 C2 मतलब dy ये है। और इसके बाद दोनों का भी डिनोमिनेटर सेम है, हम डायरेक्टली d लिख सकते हैं, फिर भी देखो A1 A2 B1 B2 दैट इज d। तो ये हमें एक्चुअली दोनों चीजें मिली है, x इज इक्वल टू dx अपॉन d एंड y इज इक्वल टू dy अपॉन d। तो ये हमें मिला है जनरल फॉर्मूला इसका। इसका मतलब अब हमें ऑर्डर इसके अगर याद में रखने हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, अगर हमें यहाँ पे ऑर्डर ध्यान में रखने तो ये रख करती हूँ मैं थोड़ा। ये ऑर्डर हम लिखेंगे d पहले, dx एंड देन dy। ये ऑर्डर हमें ध्यान में रखने के लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे ये ऑर्डर के कॉलम्स हम ध्यान में रखेंगे क्योंकि हम डिटर्मिनेंट्स दिखाने वाले हैं, तो इसके कॉलम्स ऐसे होंगे A1 A2, ये पहला डिनोट करेगा d को, एंड देन B1 B2 और ये होगा C1 C2 तीसरा कॉलम। ओके, ऐसे है ये d dx एंड dy, मतलब A1 A2 B1 B2 C1 C2। ओके, अब यहाँ पे इक्वेशंस हम देखेंगे, जैसे हमारा इक्वेशन है A1x प्लस B1y इज इक्वल टू C1 एंड A2x प्लस B2y इज इक्वल टू C2। ये हमें उसके कॉलम्स यहाँ पे मिल जाएंगे कि ये देखो आप यहाँ पे ये A1 A2 है, दूसरा है यहाँ पे B1 B2 और तीसरा है यहाँ पे C1 C2। अब A1 A2 मतलब x है, B1 B2 मतलब y का कोएफिशिएंट है एंड C1 C2 मतलब कांस्टेंट है इनका। ओके, अब इस आधार पर हम आगे के एग्जांपल्स करेंगे। मुझे लग रहा है कि ये इतना सारा देख के आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन हमें ये सब कुछ सॉल्व नहीं करना है, हमें इस फॉर्मूला को यूज करके एक्चुअली सम सॉल्व करने हैं। अगर आप सम्स देखोगे तो आपको बहुत इजी जाएंगे। यहाँ पे एग्जांपल्स में सम दिए, दैट सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल यूज करके, ये हमारा क्रेमर्स रूल है जिससे हमें ये वैल्यूज मिली है, फाइंड आउट करो। अब जैसे कि ये चीज ध्यान में रखो जो मैं अभी बता रही हूँ, A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये x ये y का और ये कांस्टेंट। ओके, अब हम सॉल्व सम करते हैं। नेक्स्ट सॉल्व एग्जांपल यहाँ पे टेक्स्ट बुक में दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल यूज करके इसके
साइमल्टेनियस इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। जैसे 5x प्लस 3y इज इक्वल टू -11 एंड सेकेंड है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू -10। अब ये दोनों इक्वेशन को हम ऐसे ही लिखेंगे। अब इसे कैसे लिखना है, मतलब हमें यहाँ पे एक्चुअली d एंड देन dx एंड dy ये निकालना है। इसके बाद हमें x एंड y की वैल्यू मिलेगी। इसके लिए हमें पहले dx एंड dy पता करना है। अब ये कैसे कैलकुलेट करें, तो इसके लिए हमने इसके पहले सॉल्व किया था। अभी अगर यहाँ होता तो यहाँ पे मैंने एक आपको शॉर्टकट लिखा है। सबसे पहले आप इसे देखिए, d ये कांस्टेंट है, ये हमने पहले ही बोला था। जो दोनों के लिए आप देखो, मैंने यहाँ पे दोनों का ये लिखा है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये उसकी फाइनल वैल्यू थी। तो ये यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो ये दोनों भी कांस्टेंट है, सिमिलर है डिनोमिनेटर, तो इसे हमने d बोला था। और x के ऊपर जो लिखा है उसे dx के लिए हमने उसे बोला था। एंड y का जो ऊपर लिखा है न्यूमरेटर, ये dy है, y का डिटर्मिनेंट है। तो ऐसे में यहाँ पे लिखा है d इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2। ये हमेशा आपको यही ध्यान में रखना है। dx इज इक्वल टू c1 c2 b1 b2 एंड dy इज इक्वल टू a1 a2 c1 c2। नाउ हाउ टू रिमेम्बर दिस। अब ये आपको लग रहा होगा कि ये कितना कंफ्यूजिंग है, कैसे डिटर्मिनेंट ध्यान में रखेंगे। तो इसे ध्यान में रखने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ करके रखा है, आप इसे देखिए। अगर हम x एंड y, ये जो यहाँ पे इसे मैं शॉर्ट लिख रही हूँ, ये c1 c2 b1 b2 है, इसका मतलब c b है, एक c है और एक b लेटर है, नीचे एक a है b है। y केस में भी आप देखो, ऊपर a1 a2 c1 c2 है, मतलब ac एंड a1 a2 एंड b1 b2 मतलब ab। तो यहाँ पे cb और यहाँ पे cb अपॉन ab एंड ac अपॉन ab, दोनों का ab सिमिलर है। तो मैं यहाँ पे ऐड कर दिया, सपोज हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये दोनों एक साथ लिखते हैं cb ac आपको ध्यान में रखना है। सीबीएसई बोर्ड होता है ना, सीबीएसई बोर्ड, तो सीबीएसई बोर्ड को मत ध्यान में रखो, लेकिन सीबीएसई को ध्यान में रखो। सीबीएसई बोलते समय हम ऐसे ही बोलते हैं ना, सीबीएसई। तो यहाँ पे ये सीबीएसई ध्यान में रखो। इसमें से ये सीबी होगा हमारा x और एसी होगा हमारा y। ये ध्यान में रखो कि सीबी हमारा x है और एसी हमारा y है, और एबी तो हमारा कांस्टेंट है, तो इसीलिए d a1 a2 मतलब ab। ओके, dx c1 c2 b1 b2 cb, dy a1 a2 c1 c2 मतलब ac। ये देखो, ये कोड वर्ड्स है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये चीज है ना, आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट करके रखो, जिससे आपको समझ में आएगी कि ये d कैसे आता है, dx कैसे आता है, dy कैसे आता है। नाउ यूजिंग दिस, आप यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। हमारा सबसे पहले d लिखना है हमें। ओके, d लिखना है, तो इसमें ये हमारा a1 a2 है, ये ध्यान में रखो, पेंसिल से चाहिए तो लिखो। ये a1 a2, ये हमारा b1 b2 और ये हमारा कांस्टेंट c1 c2, जिसमें से d में हमें लिखना है a1 a2 b1 b2। तो मैं यहाँ पे a1 a2 मतलब इसके कोएफिशिएंट लिखने, a1 a2 मतलब कोएफिशिएंट। अब a1 5 है और यहाँ पे a2 2 है, यहाँ पे b1 3 है और a2 यहाँ पे कितना, b2 कितना है, यहाँ पे 4 है। ये हो गया, ठीक है। मैं पहले ऐसे तैयार करके रखती हूँ, जिससे हमारा ना काम इजी हो जाएगा। अब dx मतलब क्या, c1 c2 b1 b2, c1 c2 b1 b2, c1 c2 कहाँ है -11, c2 कहाँ है -10, ये ऐसे लिखना है आपको। एंड cb b1 b2 3 4, ये ऐसे लिखना है। उसके बाद dy में हमारा क्या आएगा, a1 a2 c1 c2, a1 a2 मतलब a5 2 एंड c1 c2 मतलब -11 -10। नाउ यू कैन टेक अ रेस्ट। जैसे आपको यहाँ पे ये ऐसे फॉर्मेट में लिखना है, ये रब कर रही हूँ मैं, नहीं तो ये थोड़ा प्रॉब्लम होगा। सिर्फ आप ध्यान में रखो कि a1 कौन सा है, a2 b1 कौन सा है और c1 कौन सा है। ओके, अब हमें इसे डिटर्मिनेंट्स वे में कैलकुलेट करना है। वो तो हमने पहले किया, आपको याद होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्शन करना है। जैसे यहाँ पे 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 -3 मल्टीप्लाइड बाय 2, 5 4 ज़ा 20 -3 2 ज़ा 6, बराबर है ना। तो कितना आ गया, 14 आ गया। दूसरा आंसर -11 मल्टीप्लाइड बाय 4 -10 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो कितना आएगा, 11 4 ज़ा -44 -10 4 ज़ा 40,
ओके, अब ये ऐड होगा यहाँ पे, ये CBSE वाला थोड़ा सा रब करती हूँ मैं, ये आप ध्यान में रखो सिर्फ CBSE। हाँ, 10 4 40, ओके सॉरी, यहाँ पे 3 आएगा, 3 आएगा, क्रॉस ये करना है ना 3, तो यहाँ पे 10 3 सा कितना आएगा 30। ओके, अब हम -44, निगेटिव निगेटिव क्या होगा पॉजिटिव 30, -44 में से यहाँ पे 30 गए, कितने रह गए -14, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ गया -14। ये dx का आंसर आया है, ये ध्यान में रखो। अब नेक्स्ट यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 5 मल्टीप्लाइड बाई -10 माइनस -11 मल्टीप्लाइड बाई 2, नीचे करती हूँ मैं थोड़ा, तो यहाँ पे 5 10 जा 50 -50 माइनस इंटू ब्रैकेट -11 2 जा 22, -50 प्लस 22 कितना आ गया, यहाँ पे ये निगेटिव है और ये दोनों निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गए 22, तो यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। 52 में से 22 गए, कितने रह गए, ये 10 में से 2 गए 8 और 4 में से 2 28, -28। ओके, तो यहाँ पे dy हमें -28 मिल गया, dx हमें -14 मिल गया और d हमें मिला है 14। लेकिन हमें ये कैलकुलेट नहीं करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे आगे हम करेंगे इसके, मैं रब कर रही हूँ, ये कर दो रब पूरा। ओके, रब करने के बाद अब यहाँ पे मैंने वैल्यूज एक साथ लिख दिए, d 14 आया है, dx -14 आया है एंड dy हमारा -28 आया है। हमें वैल्यू निकालनी है x की, क्रेमर्स के रूल के अकॉर्डिंग हमने सीखा है x इज इक्वल टू dx अपॉन d, अभी हमने सीखा, याद होगा आपको, dx अपॉन d, और dx क्या है 14 आया है, d क्या है 14 है सिर्फ, तो 14 1 जा 14, 14 1 जा 14 और ये -1 आ गया हमारा x। उसके बाद y क्या आएगा dy अपॉन d, dy अपॉन d, dy कितना दिया है -28, d कितना दिया है 14, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, -2, तो यहाँ पे x एंड y इज इक्वल टू -1 एंड -2। तो ये हमारे एक्चुअली वैल्यूज आ गए हैं, तो इसमें हमारा टाइम भी बचता है, लेकिन आपको ये मेथड पता होनी चाहिए उसके लिए। तो d क्या है AB है, dx क्या है CB है और dy क्या है AC है, और उसे ऐसे लिखना है। ये अगर आपको आ गया तो ये आप इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। स्टार्ट। तो ये तो सॉल्व एग्जाम्पल था, लेकिन अगर हम देखेंगे तो मैं बोलती हूँ कि ये यहाँ पे ऐसे ही रखते हैं हम, क्योंकि ये रब करना और वापस एक्टिविटी लिखना, इसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है, तो इसीलिए वो एक्टिविटी मैं टेक्स्ट बुक में ही आपको सॉल्व करके अभी बताने वाली हूँ। ओके, लेट्स जस्ट चेक इन द टेक्स्ट बुक, जिनके पास टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक में चेक करो, अदरवाइज वीडियो में देखो और एज इट इज़ आपको लिखना है। मैं आपको स्क्रीनशॉट के लिए टाइम दे दूँगी। ये हमारा सॉल्व एग्जाम्पल है जो टेक्स्ट बुक में दिया है, जो अभी हमने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व किया था। यहाँ पे एक्टिविटी दी है टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय डिटर्मिनेंट मेथड एंड फिल इन द ब्लैंक्स। दैट मीन्स आपको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करना है। यहाँ पे दिया है ये दिया है y + 2x - 19 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन दिया है 2x - 3y + 3 इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन दिए हैं ये हमारे ax + by इज इक्वल टू c इस फॉर्मेट में नहीं है, तो यहाँ पे राइट द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c, इस फॉर्मेट में हमें करना है। ये ax मतलब यहाँ पे 2x + y इसे शिफ्ट करना है, और 19 दूसरे साइड जाएगा, ये निगेटिव है तो ये यहाँ पे आने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे ये x है, ये y है, ax है, ay है, लेकिन ये c है जो दूसरे साइड जाएगा। जब ये +3 दूसरे साइड जाएगा तो ये -3 हो जाएगा। ऐसे करके हमें यहाँ पे ये दो इक्वेशन मिले हैं, 2x + y इज इक्वल टू 19 एंड 2x - 3y इज इक्वल टू -3। अब हमें dx और dy ये वैल्यू निकालने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं d हमने पहले ही बोला था कि d मतलब क्या है, a1 a2 b1 b2, a1 a2 b1 b2, ये ध्यान में रखो, ये हमारा d है, ठीक है। तो यहाँ पे हम a1 a2, जिसमें a2 ऑलरेडी, ये देखो ये a1 है, ये a2 है,
तो ये A1 एंड A2 दोनों 2 है, तो यहाँ पे ये 2 ही आएगा। B1 B2 में यहाँ पे देखो ये -3 लिखा हुआ है, ठीक है। और B क्या हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है। ओके, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू -3, ये देखो यहाँ पे बॉक्स में 2 लिखना है, इंटू -3 माइनस 2 इंटू 1 आएगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 3 ज़ा 6 -6 माइनस 2 1 ज़ा 2 -6 माइनस यहाँ पे वापस लिखा है -6 -2, तो -6 -2 दोनों साइन माइनस है, तो यहाँ पे -8 आएगा। ओके, देन नेक्स्ट हमारा dx है। dx हमने क्या बोला था, CBAC, ये ध्यान में रखो, CBAC, तो उसमें C1 C2 B1 B2, ये हमारा dx है। ओके, ये बार बार रिवाइज करना है आपको। तो यहाँ पे ये आएगा C1 C2, C1 यहाँ पे 19 दिया है, ये C1 है और ये C2 है, तो C2 क्या आएगा, -3 आएगा यहाँ पे। ओके, उसके बाद B1 B2, B2 भी -3 है, इसकी वजह से कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे -3 दिया है, तो B1 यहाँ पे लिखना है, B1 जो कि 1 है, यहाँ पे 1 लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 19 मल्टीप्लाइड बाय -3 माइनस इंटू -3, ये दोनों बॉक्स आएंगे इंटू 1। ओके, तो 19 3 ज़ा 57 -57 आएगा यहाँ पे, एंड 3 1 माइनस, ये साइन माइनस का यहाँ पे है, एंड इसका साइन आएगा 3 1 ज़ा 3 -3 आएगा यहाँ पे। अब ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होगा, तो ये पार्ट हम यहाँ पे लिखते हैं -57 + 3। इसका मतलब 57 में से 3 गए, कितने रह गए, क्योंकि एक ये निगेटिव है, माइनस साइन देना है बड़े नंबर का, तो और ये आएगा 54 आएगा, ठीक है। तो ये 54 आ गया, dx हमारा 54 आ गया, d हमारा -8 आ गया। अब नेक्स्ट हम जाएंगे dy पे, यहाँ पे जाएंगे, dy पे भी यहाँ पे dy मतलब क्या है हमारा, A1 A2 CBAC, ये ध्यान में रखो, CBAC, उसमें से AC मतलब C1 C2। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं A1, ये A2 दिया है, A1 भी हमारा, यहाँ पे देखो A1 भी हमारा 2 ही था, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। C1 C2 कितना है हमारा, यहाँ पे -3 है, तो यहाँ पे ये -3 लिखेंगे। अब हम यहाँ पे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 मल्टीप्लाइड बाय -3 माइनस 19 इंटू 2, 2 3 ज़ा 6 -6 आएगा यहाँ पे माइनस साइन की वजह से, एंड ये माइनस साइन 19 2 ज़ा 38। अब यहाँ पे दोनों का एडिशन होगा, -6 एंड -38 एंड 6 कितना हो गया, 44, तो यहाँ पे -44 आ गया। ओके, तो ये आ गया हमारा dy। अब हमारा क्रेमर्स रूल यूज़ करेंगे, जहाँ पे दिया है x = dx/d। dx कितना आया है हमारा, dx देखो यहाँ पे हमारा आया है 54 आया है, तो यहाँ पे -54 लिखेंगे। d कितना आया है हमारा, 8 आया हुआ है। ओके, उसके बाद साइमल्टेनियस, ओके ये पहले सॉल्व करते हैं। अब 54 एंड 8 के टेबल में तो 54 नहीं है, लेकिन हम इसे कौन से नंबर से, 2 से डिवाइड करेंगे हम। ओके, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा, मतलब यहाँ पे -27/-4, मतलब दोनों साइन चले गए, 27/4 आ गया, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पे आ गई हमारी 27/4, क्योंकि इसके बाद फर्दर उसका डिवीजन नहीं हो रहा है। उसके बाद dy कितना आया हमारा, ये देखो -44 यहाँ पे लिखेंगे। d कितना है, अभी लिखा था यहाँ पे -8। अब ये 44 और 8 किससे डिवाइड हो सकते हैं, 4 से हो सकते हैं। देखो 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, -11/-2, दोनों माइनस साइन निकल जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो 11/2, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू हमारी आ गई है 27/4, एंड y की वैल्यू हमारी आ गई है 11/2। तो ऐसे हम x और y का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ये एक्टिविटी दी थी जिसमें ये फिल इन द ब्लैंक्स था, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका और इसका भी, जिससे ये एक्टिविटी सॉल्व है। अब ये जो एक्टिविटी दी है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी A2, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी ये दिया है। अब इसे मैं सॉल्व नहीं करने वाली हूँ, ये आप घर में करने वाले हो।
जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है वो उसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। इसके बाद ये ऐसे ही करना है इसी फॉर्मेट में वैल्यूज फाइंड आउट करके। अब यहाँ पे देखो प्रैक्टिस सेट 1.3, प्रैक्टिस सेट 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट नंबर। ये डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करना है। 3 मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस में 5 आएगा, यहाँ पे माइनस इधर 4 है मतलब इधर 2, 3 5 ज़ा 15 माइनस 4 2 ज़ा 8, 15 में से 8 के कितने 7। कितना ईजी है ये। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। तो यहाँ पे ये 1 2 एंड 3 ये आपको करना है। अब ये फ्रैक्शन आया, इसके लिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप ये फ्रैक्शन वाला सम करोगे तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे 7/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 माइनस 5/3 मल्टीप्लाइड बाई 3/2। तो यहाँ पे 7 1 ज़ा 7, 3 2 ज़ा 6 माइनस 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6। तो ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी उसके ये सिमिलर है डिनोमिनेटर। तो 7 माइनस 15 कितना आएगा माइनस 8/6। 8/6 को फर्दर आप ये करोगे रिड्यूस फॉर्म में 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा मतलब -4/3। ऐसे इसका आंसर आता है। तो ये एक्चुअली ईजी है। और सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रेमर्स रूल, जो हमने अभी यहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल दिया था, मैं आपको दिखाती हूँ, वो था ये। तो ऐसे ही फॉर्मेट में आपको पीछे वाला ये प्रैक्टिस सेट 1.3 आपको करना है। स्टूडेंट अभी हमने जो वीडियो यहाँ पे ये किया है काफ़ी लंबा हुआ है मुझे पता है, बट हमारे पास इसके लिए ऑप्शन नहीं है। और भी मुझे सम सॉल्व करने थे एक्चुअली, लेकिन वो एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं है। अब इसके ये वीडियो आपको 2-3 बार देखना है। उसे देखने के बाद भी अगर आपको कुछ डाउट आए तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करो, मैं आपको कैसे सॉल्व करना है बताऊंगी। और बार बार यहाँ सॉल्व सम को देखो तो आपको आ जाएंगे। ओके, एंड कंप्लीट योर होमवर्क। थैंक यू।